हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन पर चर्चा करने में जा रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय हित क्या है, राष्ट्रीय हित की अवधारणा क्या है। तो राष्ट्रीय हित जो है क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय अवधारणा है। राष्ट्रीय हित की अवधारणा का जो इतिहास है यह आधुनिक राज्य प्रणाली की देन है। इसके पहले राजा की इच्छा या राजवंश का हित पे बल दिया जाता था। जब से राज्य या राष्ट्रीय राज्य के अर्थ की पहचान की गई तब से इन शब्दों का प्रयोग यानी राष्ट्रीय हित शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। आज जो है राष्ट्रीय हित का अभिप्राय होता है राष्ट्र के सारे लोगों के व्यापक हितों से लगाया जाता है और इसका प्रयोग जो है उस राज्य के, उस देश के, उस राष्ट्र के राजनीतिज्ञों या नीति निर्माताओं द्वारा किया जाता है और वो प्रयोग जो है अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं और वह हर कार्य को न्यायसंगत कहते हैं राष्ट्रीय हित के आधार पे। जैसे हिटलर ने जो है अपनी विस्तारवादी नीति को जर्मनी का राष्ट्रीय हित कह के न्यायसंगत बताया, उसी तरह से डियो गार्सिया में जो है जो अमेरिका के परमाणु अड्डे जो है अमेरिकी राष्ट्रीय हित का जो है कह के बताता है, जबकि डियो गार्सिया यहाँ पे है और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ है, तो फिर भी वह अपना राष्ट्रीय हित इसी में बताते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय हित की जो अवधारणा है उसकी चर्चा जो है लोग अपने अपने अनुसार करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं कि राष्ट्रीय हित के कौन कौन से तत्व हैं। तो राष्ट्रीय हित के ये सारे तत्व हैं जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर चुका था। राष्ट्रीय सुरक्षा, भूखंड भूभाग की अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, लोक कल्याण, आर्थिक विकास, विश्व स्तर पर शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति के माहौल हर हाल में बनाए रखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति विश्व समुदाय की आस्था बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मिल बैठकर शांति से हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को और सशक्त बनाया जाती। ये सारे जो तत्व हैं, इन तत्वों के द्वारा कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करते हैं। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन क्या हैं, तो राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के ये सारे साधन हैं, जैसे राजनय है, प्रचार है और इसके अलावा राजनीतिक युद्ध है, संधि समझौते हैं, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवाद की नीति है, आर्थिक साधन है, युद्ध है, यथास्थितिक नीति। ये सारे साधन हैं जिन साधनों के द्वारा कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करता है। तो इसी पे हम आज और चर्चा करें। सबसे पहले राजनय या कूटनीतिक। राजनय या कूटनीतिक ये क्या होते हैं, राष्ट्रीय हित अभिवृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में होता है, जहां हम विदेश नीति का क्रियान्वयन जो है सामान्यतः राजनय या कूटनीति के माध्यम से होता है। कूटनीति के माध्यम से युद्ध लड़े बिना ही राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करता है। एक देश विदेश नीति दूसरे देश तक पहुंचाने का कार्य जो है कूटनीति के माध्यम से करता है। कूटनीतिक दूसरे देश के नीति निर्माताओं और कूटनीतियों से संबंध स्थापित करते हैं, उससे वार्ता करते हैं, समझौता करते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक साधन है राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के। दूसरा हम देखते हैं उसी तरह से प्रचार। आधुनिक युग में जो है संचार क्रांति आने से प्रचार के माध्यम से जो है सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि करता है, जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा जैसे नाजीवाद ने, फासीवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद ने अपने अपने विचारधारा के अनुसार राष्ट्रीय हितों के अभिवृद्धि के लिए या शक्ति संवर्धन के लिए प्रचार सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में इसका प्रयोग किया है। उसी तरह से अगला हम देखते हैं राजनीतिक युद्ध। राजनीतिक युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं होता है, न तो यह युद्ध की स्थिति होती है न पूर्णतः शांति की होती है। इसके कई तरीके हैं, जैसे क्या करते हैं किसी समुदाय को जो है भ्रमित प्रचार द्वारा विभाजित कर देना या विरोधी राज्यों में अल्पसंख्यकों को समर्थन देकर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर देना। उसी तरह से जो है औद्योगिक, संचार, यातायात साधन के तोड़फोड़ की कार्रवाई करना या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, इन सब माध्यमों से भी जो है राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करने के लिए ये सब माध्यम भी एक राष्ट्र प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ गठबंधन और संधि के द्वारा भी या राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि होती है। इसमें दो या दो से अधिक देश अपने
अपने हितों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं, संधि करते हैं, समझौते करते हैं और वह एक दूसरे के हितों को स्वीकार करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रजातंत्रवादी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के द्वारा, जैसे नाटो, अमेरिका गुट के द्वारा नाटो, सेंटो, सीटो जैसे सैनिक संगठन जो है अपने राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए या रक्षा के लिए किया था। उसी तरह से सामवादी गुट वार्सा पैक्ट किया था भारत ने जो 1971 में सोवियत के साथ संधि की थी। ये सारे संधियां या गठबंधन जो होते हैं वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय हित से संबंधित होते हैं। इसके अलावा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद जैसे नीतियों से भी जो है राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि करते हैं। जैसे ब्रिटेन का जो है एशिया और अफ्रीका महादेशों में बहुत दिनों तक साम्राज्य स्थापित। साम्राज्यवाद सामान्य तौर पर जब कोई राष्ट्र दूसरे राज्य की सीमा और जनता को जबरदस्ती कब्जा कर ले तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं, और वहाँ पर जब वह अपना शासन स्थापित कर देता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेशों का द्वारा जो है जो क्या करते हैं कि जो उपनिवेशिक जगह होते हैं उसका शोषण करके अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति करते हैं। आज के समय में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद लगभग समाप्त हो गया है, उसकी जगह नव उपनिवेशवाद ने उभर लिया है। नव उपनिवेशवाद में क्या होता है कि आर्थिक किसी राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देकर या सैनिक सहायता देकर या वहाँ पे सैनिक अड्डा बनाकर उन राष्ट्रों को सहायता के नाम पर उसके पीछे उसके राजनीतिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में करते हैं, और इस तरह से जो है इसको नव उपनिवेशवाद की श्रेणी में देखते हैं। तो ये सारे राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के कई साधन हैं। इसके साथ साथ आर्थिक साधन में आर्थिक नीतियों द्वारा अपनी शक्ति का उत्थान किया जाता है और शत्रु को हतोत्साहित किया जाता है। ये आर्थिक स्रोत शक्ति प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है जो लिंकन ने बताया है। इसके अतिरिक्त और आप देख सकते हैं कि युद्ध राष्ट्रीय हितों की वृद्धि का सबसे अंतिम विकल्प है। राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन का इसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में युद्ध जो है राष्ट्रीय हितों का अंतिम विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हथियारों की मारक क्षमता और उसके विध्वंसक स्वरूप इतने अधिक हो चुके हैं कि इससे जो है जो एक प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध, हिरोशिमा नागासाकी जैसे घटनाओं को आप देख सकते हैं। इसलिए इसका अर्थ यह नहीं है कि युद्ध को अभी त्याग दिया गया है, लेकिन युद्ध जैसी विभीषिका से लोग अब हर राष्ट्र बचना चाहता है। और फिर उसके बाद आता है यथास्थिति की नीति। इसमें साधारणतः राष्ट्र युद्ध के पश्चात आई शांति की स्थापित स्थिति को बनाए रखने के पक्ष में रहता है और इसके लिए संधि या समझौता करते हैं। तो ये सारे तत्व जो हमने आज देखा वो किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधन है। इसमें से किसी भी तत्व का कोई भी प्रयोग करता है, प्रयोग साधनों के माध्यम से जो है हम देखते हैं कि राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करता है, और यह वृद्धि जो है शक्ति संवर्धन शांतिपूर्ण तरीके से लेकर युद्ध तक चलता है, जिससे उसकी राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि होते रहे। आज हर राष्ट्र आत्मनिर्भर युग में है और राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए इतना बड़ा जरूर यह ध्यान रखना चाहिए राष्ट्रों को कि वह दूसरे का भी जो है जो राष्ट्रीय हित का ख्याल करे, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं कि राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति का प्रमुख आधार है। दो राष्ट्रों के बीच के संबंधों का यह प्रमुख जो है तत्व होता है, जिसके आधार पे कोई दो देश आपस में एक होते हैं या फिर उसके बीच जो है अच्छे संबंध होते हैं या बुरे संबंध होते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीय हित का जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।